Greetings my dear students, I am here again with a new video। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है बच्चों मोल कॉन्सेप्ट इन सॉल्यूशंस। बेसिकली ये टॉपिक आपका 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से, 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप 12th में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ लोग मेंस की जो तैयारी कर रहे हैं और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक की हम अगर स्टार्टिंग लें तो ये 11th से शुरू होता है और ये आपको 12th में भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहता है करिकुलम में। और आप कॉम्पिटेटिव लेवल पढ़ते हैं तो इसमें भी आप काफ़ी क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं मन से केमिस्ट्री का एक पहला टॉपिक, ये पहला वीडियो। और आप बहुत मन लगा के मेरे साथ में पढ़िए, आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। अगर हम मोल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन की बात करें तो मोल कॉन्सेप्ट जो सॉल्यूशन में अप्लाई होता है तो ये हमें हेल्प करता है कि कैसे हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। यू ऑल नो कि कंसंट्रेशन जब भी हमें निकालनी होती है बच्चों, तो कंसंट्रेशन में हमेशा हमारे को अपॉन में यानी कि डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन या सॉल्वेंट की क्वांटिटी को लेना पड़ता है। हमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशन लेकर उसके उसको रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से कंपेयर करना होता है। या सिंपल लैंग्वेज में जब आप रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट से कंपेयर करते हैं तो कंसंट्रेशन डिटरमाइन हो जाती है। अब कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के बच्चों दो तरीके होते हैं मेनली। अगर हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करते हैं बच्चों, तो उसके दो तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है अगर हम इसको परसेंटेज में डिटरमाइन करते हैं, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अगर हम इन्हें परसेंटेज में डिटरमाइन करते हैं तो परसेंटेज में डिटरमाइन करने के लिए बच्चों हमारे पास मेनली जो तरीके हैं वो पहला है, अगर हम वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लें, जिसे हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी कहते हैं, ठीक है, उसको निकाल लें। अच्छा, मैं एक आपके लिए इंडिकेशन के लिए बता दूं कि मैं जहां जहां बी लिखूंगा वो होगा बेटा सॉल्यूट, और जहां जहां मैं ए लिखूंगा वो होगा सॉल्वेंट। जहां मैं बी लिख रहा हूं डेट इज सॉल्यूट, जहां मैं ए लिख रहा हूं डेट इज सॉल्वेंट। ये याद रखिएगा, जस्ट फॉर रेफरेंस मैंने आपको बता दिया। तो अगर मैं यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालना चाहता हूँ तो मैं सॉल्यूट की वॉल्यूम को ऊपर रख के टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को नीचे रखूंगा, जिसमें आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वॉल्यूम्स जुड़ी हुई होंगी। लेकिन एक चीज का बच्चों ध्यान रखना होता है कि इसके अंदर ऊपर नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर आप डायमेंशनली दोनों अलग अलग ले लेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। और इसकी मल्टीप्लाई आप 100 से कर दिए बिकॉज आप परसेंटेज निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। दूसरा तरीका होता है बच्चों, अगर हम इसी के अंदर बात करें तो जो सेकंड तरीका होता है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए आपका मास ग्राम में होना चाहिए और वॉल्यूम जनरली ml में दी जाती है, क्योंकि अगर आप लीटर में देंगे तो हमारा एक और कंसंट्रेशन टर्म बन जाएगा डेट इज स्ट्रेंथ, उसको हम अभी लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जब मल्टीप्लाई बाय 100 होगा, ठीक है, किसका मास, हाँ अभी ये चीज बता दें आपको, मास ऊपर लेना है आपको बी यानी कि सॉल्यूट का, और नीचे लेनी है वॉल्यूम आपको पूरी की पूरे सॉल्यूशन की, और किस में लेनी है, ml में लेनी है, ठीक है, और इनटू कर देना है 100। ठीक, ये आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। तीसरा होता है सिमिलरली, जैसे आपने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखा है वैसे ही होता है आपका मास बाय वॉल्यूम। इस साइड लिख दे रहा हूँ, सॉरी मास बाय मास। तो आपका ये हो गया मास बाय मास, या इसे वेट बाय वेट भी कह देते हैं। तो अगर आप वेट बाय वेट निकालना चाहते हैं तो वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन इसमें भी कोई बात ध्यान रखिएगा, ऊपर नीचे जो वेट की डायमेंशंस होंगी, जो यूनिट होंगी, वो बिल्कुल सेम रहनी चाहिए। तो बच्चों ये वो तरीके हैं जिससे आप परसेंटेज के टर्म्स में आराम से सॉल्यूशन कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर सकते हैं। इसमें बहुत बेसिक से क्वेश्चंस बनते हैं, ज़्यादा इसमें कोई टिपिकल क्वेश्चन बनता नहीं है, लेकिन हाँ आपको अगले कंसंट्रेशन टर्म्स में इनके क्वेश्चंस में, सॉरी इनके हेल्प से क्वेश्चन निकालने में हेल्प मिल जाती है। तो एक क्वेश्चन दोस्तों बेसिक सा देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, लेट अस से यहाँ लिखते हैं, आपको दे रखा है व्हाट विल बी concentration of solution when 20 gram of glucose is dissolved in 100 ml of water।
ब्रैकेट में दे रखा है वेट बाय वेट। अब आपसे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि व्हाट विल द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन व्हेन 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ वाटर, और वेट बाय वेट में आपको उसका आंसर बताना है। अब वेट बाय वेट में आंसर बताना है तो भैया ये तो आपका जो सॉल्यू यहाँ पे सॉल्वेंट है, अगर हम सॉल्वेंट को देखें तो सॉल्वेंट इस केस में वाटर है, जो सॉल्वेंट है इस केस में वो तो वाटर है, और वाटर के केस में इन्होंने दे रखी है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो दे रखी है 100 ml। अगर इसका वेट होता तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, लेकिन इसके अंदर क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इसकी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम के केस में क्या करेंगे, आप अज्यूम कर लिया करिए, अज्यूम क्या करने का, मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो डेंसिटी होती है वाटर की बच्चों वो 1 ग्राम पर मिलीलीटर होती है। अब जब किसी चीज़ की डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर है तो इसका मतलब उसकी मास और वॉल्यूम इक्वल है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास बाय वॉल्यूम, सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो अगर आपको डेंसिटी 1 मिल रही है इसका मतलब मास और वॉल्यूम तो इक्वल हुए, और अगर मास और वॉल्यूम इक्वल हुए तो इसका मतलब 100 ml को हम 100 ग्राम लिख सकते हैं। 100 ml विल बी इक्वल टू 100 ग्राम। तो यहां से हमें कंक्लूड हो गया कि जो इसके अंदर वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो भी 100 ग्राम है, वो 100 ग्राम हो जाएगा। अच्छा, सॉल्यूट का वेट इन्होंने ऑलरेडी दे रखा था, सॉल्यूट का वेट डब्ल्यू बी कितना दे रखा था बेटा, इन्होंने दे रखा था 20 ग्राम। तो यहाँ से आप परसेंटेज निकाल ही लोगे। अब परसेंटेज निकालने में आप फॉर्मूला रखोगे, फॉर्मूला रखने के बाद आपका हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू टोटल इंटू 100। डब्ल्यू आपका बी के यहाँ हो जाएगा 20, तो 20 अपॉन 120 इंटू 100 आप सॉल्व करके आंसर निकाल लीजिएगा। 20 अपॉन 120 इंटू 100 आपका इससे आंसर हो जाएगा परसेंटेज में। तो इस तरीके से इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो इतना बच्चों आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे दूसरे टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, विदाउट परसेंटेज निकाल लेते हैं, जनरली जिनके रिलेशंस मैथमेटिकली आते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा। थैंक यू। I hope done everyone. So let us start with the other type of concentration terms. अब हम दूसरे टाइप के concentration terms पढ़ते हैं। ओके, तो अब हम दूसरे टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं बच्चों। तो जब हम दूसरे टाइप के कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं, दूसरे टाइप का मतलब है कि जो विदाउट परसेंटेज निकाले जाते हैं, तो बेसिकली दो कैटेगरीज में अगेन डिवाइड करे गए हैं बच्चों। एक होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं वॉल्यूम बेस्ड, वॉल्यूम बेस्ड। दूसरे टाइप के होते हैं मास बेस्ड, मास बेस्ड। वॉल्यूम बेस्ड है, मास बेस्ड। बच्चों जो वॉल्यूम बेस्ड होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जो वॉल्यूम बेस्ड होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर आप टेम्परेचर में चेंज लाओगे, इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम में भी चेंज आएगा। आप ऐसे बोल सकते हो कि इनके अंदर अगर डेल्टा टी देखा गया तो ये इक्वलेंट होगा डेल्टा वी, यानी कि टेम्परेचर में चेंज वॉल्यूम में भी चेंज अकर करेगा। ऐसे केसेस में देखा जाता है वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स में। जबकि मास बेस्ड जो होते हैं वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब अगर आप चेंज इन टेम्परेचर करेंगे तब भी जो ये कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं इनकी कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे विल रिमेन कांस्टेंट। डेल्टा टी में कंसंट्रेशन नॉट चेंज, कंसंट्रेशन को अगर मैं सी से रिप्रेजेंट करूं तो कंसंट्रेशन नॉट चेंज। जबकि इसके केस में क्योंकि वॉल्यूम चेंज होगी और ये वॉल्यूम डिपेंडेंट है, तो जाहिर सी बात है आपके कंसंट्रेशन टर्म्स में भी फर्क आएगा। चलिए देखते हैं कुछ मेन जो इनके एग्जांपल्स होते हैं वॉल्यूम बेस्ड वालों के। तो सबसे पहले आपने वॉल्यूम बाय जिस जिसके फॉर्म में वॉल्यूम आएगा बच्चों वो सब वॉल्यूम बेस्ड। आपने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ा था, वो भी इसमें आ सकता है। तो सबसे पहले हो गया वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, हालांकि हमें भी इसे पढ़ने ही वाले हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इसको समझ चुके हैं। दूसरा होता है बच्चों स्ट्रेंथ,
दूसरा होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ। तीसरा होता है मोलैरिटी, मोलैरिटी। मोलैरिटी के बाद नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी के बाद नेक्स्ट होता है फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी। तो ये नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी जनरली इस साल और इससे प्रीवियस ईयर्स में भी सिलेबस से एक्सक्लूडेड करा गया है। सीबीएसई के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एज पर द सिलेबस। नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप बिल्कुल पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अगर हम मास बेस में आते हैं बच्चों, तो मास बेस, अच्छा इसके अंदर हम लोगों का मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी आ जाएगा, क्योंकि उसके अपॉन में भी वॉल्यूम आती है। मास बेस में सबसे पहले आपका बच्चों आपका आ गया मास बाय मास परसेंटेज, जिसको आप वेट बाय वेट परसेंटेज भी कहते हैं। मास बाय मास परसेंटेज की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसको हम ऑलरेडी सीख चुके हैं क्या होता है। इसके बाद नेक्स्ट होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी, ठीक है, मोलैलिटी। नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन के बाद बच्चों नेक्स्ट है हमारा पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। तो ये वो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं जो हम लोग को बेसिकली देखनी होती है। इसमें इधर वाली जो है हमारी वो वॉल्यूम बेस्ड है, इधर वाली जो है बच्चों हमारी वो मास बेस्ड है। वॉल्यूम बेस्ड और मास बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स अगर आप सेपरेटली पढ़ेंगे तो it will be easy for you to recognize these terms as well as the formulas or relations that are included in this concept. So I hope everything is going good and you are understanding each and everything that is teaching by me. तो आप इसको नोट्स बना लीजिए, नोट्स बनाते चलेंगे तो आपको और बेटर लगेगा। आगे हम एक करके इन्हें स्टार्ट करते हैं। डन स्टूडेंट्स, चल तो अभी हम वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म से शुरुआत करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो लेट अस स्टार्ट विद द वॉल्यूम बेस्ड कंसंट्रेशन टर्म्स। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बच्चों स्ट्रेंथ के बारे में। स्ट्रेंथ वॉल्यूम बेस्ड हमने शुरू करा है। वॉल्यूम बेस्ड मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ से। स्ट्रेंथ को ऐसा सिंबल नहीं, बट हाँ इसे हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे आप स्मॉल एस से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्ट्रेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेंथ फॉर एनी सॉल्यूशन कैन बी डिफाइंड as the gram of solute, as the gram of solute, या कह सकते हो weight of gram, weight of solute in gram dissolved per liter of solution, per liter of solution। मतलब अगर हम इसको फॉर्मूला बनाएं तो आप कह सकते हो कि कितने ग्राम सोल्यूट को, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम जो डिजॉल्व हुआ होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए आपने इससे पहले मास बाय वॉल्यूम पढ़ा था। मास बाय वॉल्यूम में भी ग्राम में मास होता है बट वो पर ml होता है, यहाँ पे पर लीटर होता है, तो दोनों में डिफरेंस है। इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों? इसकी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसकी यूनिट होगी ग्राम पर लीटर, ठीक है ना। स्ट्रेंथ निकालने का एक फॉर्मूला आपको आगे और पता चलेगा, जो हम इसको मोलैरिटी से रिलेट करेंगे। अभी हम मोलैरिटी पढ़ते हैं तो उससे वो आपको क्लियर होगा। स्ट्रेंथ समझ में आ गया आप लोगों को? जनरली एसिडिक सॉल्यूशंस वगैरह की और किसी भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की निकाली जा सकती है। आई एम सॉरी, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन निकालना है, सॉल्यूशन के लिए निकाली जा सकती है। लेट मी करेक्ट माय सेल्फ। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी, देखिए मोलैरिटी की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो मोलैरिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute dissolved per volume of solution but in liters। मतलब कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के अवेलेबल हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
लीटर के अकॉर्डिंग, मीन्स आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो है वो लीटर में ही लेनी पड़ेगी। बच्चों फॉर अ काइंड इन्फॉर्मेशन एक बता दूँ कि 1 लीटर जो होता है वो आप सबको पता होगा 10⁻³ ml के इक्वल होता है, जो कि इक्वल हो सकता है 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब के। एक चीज़। दूसरी चीज़ बच्चों आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, अंडरस्टूड। और 1 लीटर जो होता है स्टूडेंट्स ऑल्सो वो इक्वल होता है 10⁻³ मीटर क्यूब की। तो ये मैंने आप लोगों की नॉलेज के लिए बताया, कहीं ना कहीं कन्वर्जन्स की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है, चलिए अब हम इसके फॉर्मूले पे आते हैं। मोलैरिटी को अगर हम फॉर्मूले या फिर आप कह सकते हो उसके कंपोनेंट्स के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन बन रही है उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका फॉर्मूला बनाए मैथमेटिकली, तो ये बनेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जिसको हम ईटा बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बी फॉर सॉल्यूट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सपोज कि आपका सॉल्यूशन जो है वो लीटर में वॉल्यूम नहीं दे रखी है, तब आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बट वो तो ml में होगी, मान लीजिए ml में होगी वो, तो उस केस में बच्चों आप क्या करेंगे, ml को डिवाइड बाय 1000 करेंगे, फिर वो 1000 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आपका बन गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सॉरी इन ml, बट इफ यू हैव टू it is in ml, you have to change it into liter as per the definition. अब you all know that number of moles of solute or anything, number of moles of anything is equals to the given mass upon molar mass. You all know given mass upon molar mass. Let us given mass is given by Wb and the molar mass is given by let us say molar mass is given by small mb, ठीक है। सो ये मोलर मास हो गया और यहाँ पर इसका गिवन मास हो गया Wb अपॉन mb। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बन गया स्टूडेंट्स, फॉर्मूला बन गया आपका Wb अपॉन mb डॉट v ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 1000। दिस फॉर्मूला इज बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ये मोलैरिटी के फॉर्मूले चल रहे हैं। अब मोलैरिटी की अगर हम यूनिट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, अगर हम मोलैरिटी की यूनिट की बात करते हैं तो मोलैरिटी की यूनिट होती है बच्चों मोल पर लीटर। इसकी यूनिट होती है मोल पर लीटर। आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो, भाई मोल्स ऊपर है लीटर नीचे है, तो मोल पर लीटर, मोल लीटर इनवर्स। और इसको हम बोलते क्या है, कॉल्ड एज, इसको हम बोलते हैं 1 मोलर। तो आपसे बोलेगा व्हाट इज 1 मोलर कंसंट्रेशन, व्हाट इज 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो आप बोलोगे इफ 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड पर लीटर और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, अगर 1 मोल सॉल्यूट का 1 लीटर सॉल्यूशन वॉल्यूम में अवेलेबल है, देन दोस्तों मोलर कंसंट्रेशन या मोलैरिटी होगी वो 1 मोलर होगी। ऐसे अगर मान लीजिए लिखा है m/10, इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर जो होता है बच्चों इसको हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, तो लिखा है m/10, इसको आप बोलोगे डेसी मोलर। इसी तरीके से सेंटीमोलर, मिली मोलर, m/100 लिखा है तो सेंटीमोलर, m/1000 लिखा है मिली मोलर, लाइक दैट, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको कुछ बेसिक्स ये बताएं जो मोलैरिटी के बारे में आपको मस्ट नॉन होनी चाहिए। जो ये वीडियो लॉन्ग हो रही है, लंबी हो रही है, तो सेम चीज़ को हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। मैं किसी वीडियो को इतना लेंथी नहीं बनाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बर्डन लगे। सो प्लीज़ फॉलो अवर दिस सीरीज़। मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो जो बना रहा हूँ उसको आप फॉलो करिए, कंटिन्यू करिए इस टॉपिक को, आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।